अनडिकेड। तो नंबर ऑफ अनडिकेड n है और नंबर ऑफ डिके n नॉट माइनस n है। नंबर ऑफ डिके जो डिकेड हुए हैं वो आपके कितने हैं, n नॉट माइनस n, कि नहीं है भाई? तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेड है और नंबर ऑफ अनडिकेड, अनडिकेड कितने हैं, n। और मान लीजिए समय मिला आपको t नॉट पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके लिख दीजिएगा पूरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन, कितने डिके हुए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, एन नॉट। तो ये बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी नॉट। और मान लीजिए नंबर ऑफ डिकेड की प्रोबेबिलिटी पी मानी है आपने और नंबर ऑफ अनडिकेड की क्यू मानी है। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल से P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यानी Q इज इक्वल टू आ जाएगा P प्लस आ जाएगा। सॉरी, समझ में आया नहीं आया ये? हेलो, आया कि नहीं? हेलो, अरे आया कि नहीं आया? यस आया है सर। कि नहीं? अब E की पावर माइनस लैम्डा टी नॉट बचेगा, ये बचेगा कि नहीं? अरे बचेगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिकेड यस एंड P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। तो ये डिके की प्रोबेबिलिटी है टी नॉट समय बाद और ये अनडिके की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये सर्टेनली नहीं कह सकते विच न्यूक्लियस विल डिके, क्योंकि डिके ऑफ अ न्यूक्लियस इज बाय चांस। क्या होता है अभी? डिके ऑफ अ न्यूक्लियस बाय अ चांस, बाय दिस इज जस्ट अ चांस। मैंने कल बताया था ना आपको, अरे कल बताया था यस कि नहीं? सर। हाँ। अब लिखिएगा आप एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। मीन लाइफ या एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। साफ कर दें, थोड़ा ध्यान दें। आप जानते हो, थोड़ा अच्छी तरह ध्यान रखना, किसी भी चीज की अगर एवरेज लाइफ निकालनी है तो एवरेज लाइफ या मीन लाइफ, थोड़ा ध्यान रखना इसको, सम ऑफ द लाइफ्स, सम ऑफ लाइफ्स ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सैंपल, जो सैंपल आपको दिया है, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इस पे सवाल आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। लिख लिया? शिवानी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। शिवानी रिप्लाई करो जरा। यस सर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट था, इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट थे टी बराबर 0 पर। ध्यान से सुनिएगा। अब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन बचे किसी इंस्टेंट टी पर, और एन से एन माइनस डी एन हो गए टी प्लस डी टी पर। और आप जानते हो कि पूरा खत्म होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 0 बचेंगे
इनफाइनाइट टाइम के बाद। क्लियर हुआ? ये साइकिल होगी हमारी। इसमें थोड़ा बात ध्यान करने की है कि जो डीएन न्यूक्लियस अब डिके हुए हैं, तो डीएन न्यूक्लियस की क्या लाइफ टी समय तक थी? नहीं समझ में आया? क्या डीएन न्यूक्लियस की क्या लाइफ टी समय तक थी? बोलो हाँ या ना। अरे जल्दी बोलो। क्या डीएन न्यूक्लियस जो टी समय पर प्रेजेंट थे इसके अंदर, और टी प्लस डी टी इज वेरी स्मॉल टाइम, तो क्या टी समय तक डीएन की लाइफ थी? तो सम ऑफ लाइफ्स क्या होगा? टी इंटू डीएन, यानी छोटे से नंबर न्यूक्लियस के डीएन, उनकी लाइफ है टी तक। तो डीएन इंटू टी, दिस इज द सम ऑफ लाइफ्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन नॉट। और हमें इसको सम करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टाइम की लिमिट है 0 से लेके इंफिनिटी तक। बोलो हाँ या ना। ये टीएम आ जाएगा, एवरेज लाइफ। क्लियर हुआ? अरे आया कि नहीं आया अभी? Yes, sir. अरे आया? अरे जल्दी बोलिए, आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब डीएन अपॉन डीटी का मॉड क्या लैम्डा एन होता है? एक्टिविटी है ना? अरे है कि नहीं एक्टिविटी? तो डीएन Yes, बराबर sir. लैम्डा एन की जगह एन नॉट टी की पावर माइनस लैम्डा टी और डी टी का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो डीएन की वैल्यू रख दो, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा टी की पावर माइनस लैम्डा टी और डी टी। लिमिट है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि कोई भी सैंपल पूरा डिके होता है इनफाइनाइट समय में। टी की पावर माइनस लैम्डा टी का हो जाएगा -1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लिमिट है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और ई की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा सिर्फ 1 बाई लैम्डा। कितना बचेगा? 1 बाई लैम्डा, दैट इज टीएम, दैट इज द मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। किसी रेडियो एक्टिव सैंपल की मीन लाइफ होती है 1 बाई लैम्डा, और लैम्डा मैं बता चुका हूं। लैम्डा किसके टर्म्स में? टी हाफ के टर्म्स में। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो भाई लैम्डा टी हाफ के टर्म्स में मालूम है कि नहीं मालूम? हेलो Yes, sir. हेलो। कल टी हाफ बराबर क्या बताया था? अरे जल्दी बोलो भाई। टी हाफ को लैम्डा के टर्म्स में बताया था कि नहीं? टी हाफ भूल गए लगता। टी L हाफ into by lambda. 0.693 0.693 upon lambda. लैम्डा बताया था ना ये। तो अगर आपको टी हाफ दिया है Yes, sir. तो आप लैम्डा निकाल सकते हैं, और लैम्डा के निकालने से मीन लाइफ निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है Yes, कि नहीं? sir. समझ में आया? एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा। 2 क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। टी हाफ लिया है, टी हाफ लिखो 3.8 डेज। टी हाफ दिया है 3.8 डेज। टी हाफ दिया है 3.8 डेज। find the time of find how many days, find after how many days only 1/20 will left, 1/20 will left। नहीं समझे? जो n है वो n नॉट बाई 20 है। n बराबर कितना है? n बराबर कितना है? इधर करना है, लगा देना। वो दो जरा, वो लगाओ और ये इधर कर दो। ये साफ कर रहा हूं मैं ना। सॉल्व करिए। हाफ लाइफ 3.8 डेज। क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर दीजिए सर, आज आपका नेटवर्क बहुत कट रहा है। भैया हमारा नहीं कट रहा, तुम अपना देखो।
हमारा तो बिल्कुल सही आ रहा है। नहीं सर, मैंने एक्चुअली फाइबर लाइन लगवा ली 5G की, तो 100 मेरी Mbps पे चल रहा है। अरे एक मिनट, मेरी आवाज क्लियर आ रही है नव्या? Yes, sir. कोई कट रही है आवाज मेरी? सर आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी एकदम कट जा रहा है मोमेंटरली। मैं सामने एक मोबाइल पे अपना मॉनिटर भी कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई। तुम लगता है ऐसे अंधेर उसमें बैठे हो कोने में जहां नेटवर्क कम आ रहा है। क्यों शिवानी, मेरी आवाज कट रही है क्या? शिवानी, इज माई आवाज कटिंग? नहीं सर। लो, उसको भी नहीं कट रही। अब बताओ तुम ना, समृद्धि नव्या को नहीं कट रही, शिवानी को नहीं कट रही, तुम्हारे कैसे कट रही थी? चलो भाई, 3.8 डेज हाफ लाइफ है और आपको पता करना है 1/20 पार्ट बचे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है इसमें। यानी n की वैल्यू n0/20 है, इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस t अपॉन, याद है लैम्डा t, लैम्डा का मतलब है कितना, 0.693 अपॉन t हाफ, 3.8 डेज इंटू टी। बोलो हाँ या ना? n0 से n0 कैंसिल, यानी ln20 लॉग ले लिया, log1 माइनस log20, log1 को 0 लिखा, माइनस l20 से माइनस वाला हटा, तो 0.693 इंटू टी अपॉन 3.8। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बता दूंगा तरीका। इसको लिख सकते हैं हम ln2 प्लस ln10 इज इक्वल टू 0.693 इंटू टी अपॉन 3.8। डेज में आंसर आएगा क्योंकि डेज में लिया मैंने, ये डेज में लिया है इसलिए आंसर भी डेज में आएगा। ln2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 और ln10 की वैल्यू कितनी होती, 2.303। जानते हो ना ये ln10 को, अरे ln10 को हम लिख सकते log की बेस 10 टू द बेस e, या मैं इसको लिख सकते कि नहीं? हेलो, लिख सकते कि नहीं? सर और लैम्डा log कितना दिया है? लैम्डा तो निकाला है ना मैंने, लैम्डा तो निकाला है ना, 0.693 अपॉन टी हाफ, अभी तो बताया। हाँ सर। बस वैल्यू पुट कर दो। सर और टी ln10 हाफ कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? क्या क्या कह रहे सर हैं? टी हाफ कितना दिया है क्वेश्चन के अरे अंदर? भैया टी हाफ 3.8 डेज बताया तो था, इंटू 3.8। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा सॉल्व। 0.693। इसमें खास बात क्या देखने की है कि आपको शिवानी, आपको ध्यान से समझना है, ln10 अगर है, ln10 को 2.303 लिख सकते हैं और log की बेस 10 टू दी बेस 10 तो उसको 1 लिख सकते हैं, यानी लेकिन यहाँ पर ln आता है यानी बेस e आता है, यानी 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जैसे ln2 है, ध्यान से सुनना, ln2 इसको मैं लिख सकता हूं log टू द बेस 10 इंटू 2.303। अब log 2 की बेस 10 होता है 3010.3010। ये जनरली लॉग टेबल में दिया होता है लॉग बेस 10 पर। अब इसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0.693 आ जाता है। कितना आ जाता है ये, कितना आ जाता है ये? 0.69. खैर वो तो कैलकुलेशन है, समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? क्यों भाई? वैसे हालांकि ये वैल्यूज दे देते हैं आपको, क्वेश्चन में दे देते हैं, क्योंकि रटनी थोड़ी वैल्यू। एक क्वेश्चन और करो, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी। इन एन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल, 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल takes 50 second
to lose 1 centigram. 1 centigram. 1 centigram का मतलब क्या हुआ? 1 centigram का मतलब 1 ग्राम का 1/100 पार्ट. सर 1/100 ऑफ ग्राम. 1/100. ठीक है ना? अरे आया. 1 gram of a radioactive sample takes 50 seconds to lose 1 centigram. और 1 centigram, सॉरी 1/10 ग्राम हो गया यार, मिलीग्राम नहीं है ये, सेंटीग्राम. हेलो हेलो. Yes, sir. 1 सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम को 1/10 ग्राम. ठीक है. सर 1/100 ही होगा ना, क्योंकि अगर मिलीग्राम लिखेंगे तो फिर तो वो 1000 से डिवाइड हो जाएगा ना. 1 सेंटीग्राम कितना होगा? सर 1 सेंटीग्राम को अपन 10 से और 1 सेंटीग्राम को अपन 10 से और डिवाइड कर देंगे तो अपन को 1 मिलीग्राम मिल जाएगा. तो उस हिसाब से अगर एक मतलब कन्वर्जन से देखा जाए तो सर 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ऑफ ग्राम होना चाहिए ना. एक काम करो, गूगल पे चेक करो, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू, करो चेक, 2 मिनट जल्दी करो, जल्दी चेक करो. 1/100 ही होता है. कितना लिखा? 1 सेंटीग्राम कितना बताना है, कितना बता रहे हैं? 1/100 ही होगा ना? हेलो, 1/100 ही होगा ना? Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा? 0.09 है, सॉरी 0.01 है ना? ठीक है. जब सर पॉइंट, नेट पे लिखा है 0.01. 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 0.01 हाँ ठीक है, ग्राम. मुझसे कंफ्यूजन हो गया. 0.01 ग्राम. ठीक है. हेलो हेलो. उसने कहा इस प्रोसेस में 50 सेकंड लगे. इस प्रोसेस में कितने लगे? 50 सेकंड. और टी हाफ कितना है? तो यहां पर मास का कंसेप्ट आ गया. तो हम n बराबर n नॉट नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर करेंगे m बराबर m नॉट e की पावर, क्या बताया था, कुछ फॉर्मूला बताया था, m नॉट इंटू 2 सर की अपन ने पावर एक लिखा था माइनस m e अपॉन अपॉन m टी नॉट हाफ. इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस n. एक ही बात है, ये एक ही बात है ना. नंबर ऑफ हाफ लाइफ ही लिखिए ना ये. अरे जल्दी बोलो. टी अपॉन टी हाफ कितना होता है? सर नंबर ऑफ हाफ लाइफ ही है ना. तो m बराबर क्या लिख सकते हैं? जो बचा है एलिमेंट, पहले कितना था 1 ग्राम, और ये 0.01 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी 0.99 ग्राम बचा. 0.99 इज इक्वल टू 2 की पावर, टी दिया है 50 सेकंड, अपॉन टी हाफ निकालना है, यानी कैपिटल डी लिख लो. लॉग ले लो, इसको लिख सकते हैं लॉग 99. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हम सॉल्व नहीं कर रहे. इसको लिख सकते हैं लॉग 100 माइनस लॉग 99. एलएन है, ध्यान रखना. लॉग 99 की पावर बेस ये दोनों की. मैंने क्या करा मालूम है? 99/100 कर दिया. तो log 99 माइनस log 100 हुआ, तो माइनस को मैंने ट्रांसफर कर दिया. तो पहले log 100 को लिख दिया, बाद में log 99 को लिख दिया. इक्वल टू माइनस हट गया 50/t और ln2, यानी log की बेस e की बेस 2, सॉरी log 2 की बेस e. समझ में आ रहा है? तो इससे हम टी हाफ निकाल सकते हैं. अब इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं. तो ये आंसर आपका आना चाहिए 57 इंटू 60 सेकेंड, टी हाफ की वैल्यू. ये आना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि कैलकुलेटेड है मेरे पास. या 57 मिनट. ठीक है? अरे भाई ठीक है. Yes, sir. एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करो. इन एन ओर समझते हो? वारी और क्या होता है? जो डायरेक्ट नेचर से मिलता है हमें, और उसमें से आप इसको डिस्टिल्ड करके मेटल निकाल लेते हैं, है ना भाई?
अरे होता कि नहीं होता? यस अरे सर। होता है। सर अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं क्या? कितना आ रहा तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन? सर मतलब उससे भी लगभग इतना ही आ रहा है। लगभग नहीं, इतना ही आना चाहिए, करीब 56 भी आ जाए या 58 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ठीक हाँ है। सर, मतलब ऐसे कर लिया कि ln 100/198, तो उधर से अपन आइडिया लिमिट्स लगा के कर सकते हैं। हाँ कर लो, लिमिट लगा के। कैसी लिमिट? सर मतलब कि ln के जितना अपन जीरो के पास जाएंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, फिर 50/t मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो भाई t/50 ठीक है, कितनी की ठीक है। तरफ टेंड करेगा इसमें उस ऐसा हिसाब करो, से। 2.303 का मल्टीप्लाई करके इंटू 2 कर दो, माइनस लॉग 99 को लिख दो। लॉग 99 को 3 इंटू 33, अब लॉग टेबल को देखो, लॉग टेबल को देखने पर फिर आ जाएगा, सॉल्व करने का तरीका है ना। अब लॉग 100 माइनस लॉग 100 हाँ कर सर। दोगे तो जीरो जीरो ही आ जाएगा। वो तो 99 को करना है अप्रॉक्स 100 कर सकते हैं आप, तो जीरो आ जाएगा आंसर। ठीक है यस ना? सर। एक क्वेश्चन लिखो, इन एन ओर ऑफ यस यूरेनियम, सर। इन एन ओर ऑफ यूरेनियम द रेशियो ऑफ यूरेनियम, देखो ओर में कई मिक्सचर होते हैं, तो यूरेनियम का ओर है तो उसमें दो तरह के न्यूक्लियस हैं, एक तो यूरेनियम 238, एक लेड पीबी 206। एक ओर में एक यूरेनियम न्यूक्लियस है और एक लेड का न्यूक्लियस है, मिक्सचर है। इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है, जो न्यूक्लियस का रेशियो है वो 3 है, यानी 3:1। सर क्या लिखा है? लेट का क्या लिखा है? लेड का 230, लेड का 206 और यूरेनियम का 238, जो ओर है उसमें न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एंड न्यूक्लियस ऑफ लेड का रेशियो 3:1 प्रेजेंट है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। और जिसमें यस लेड सर। लेड स्टेबल है, लेड क्या है? स्टेबल, और ये टेबल। अनस्टेबल है, यानी अनस्टेबल यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है लेड में। निश्चित सी बात है, यूरेनियम अगर कम हो रहा है और लेड में कन्वर्ट हो रहा है तो लेड का रेशियो बढ़ रहा है और यूरेनियम का कम हो रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। तो उसने यही लिखा है, assuming that lead nuclei are stable and they are actually the product of uranium, ठीक है, वो स्टेबल है। और लिखो टी यस हाफ सर। फॉर यूरेनियम, टी हाफ फॉर यूरेनियम दिया है, टी हाफ फॉर यूरेनियम दिया है 4.5 इंटू 10⁹। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, शुरुआत में तो पूरा का पूरा यूरेनियम रहा होगा और जैसे जैसे टाइम बीतता गया यूरेनियम लेड में कन्वर्ट होता गया, तो रेशियो रेशियो पहले यूरेनियम पूरा था और लेड जीरो था, और बाद में यूरेनियम डिके होकर लेड में कन्वर्ट हो रहा है, और किसी भी इंस्टेंट पे आपने देखा उस समय रेशियो 3:1 है। तो हमें ये पता करना है जिस इंस्टेंट पे आपने देखा उस समय उस ओर की एज क्या है। फाइंड द एज ऑफ द ओर, फाइंड द एज ऑफ द ओर। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है?
देखिए, मान लो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस टी बराबर सर 0 एक पर सेकेंड, सर जस्ट ए एन नॉट है, सेकेंड, टी बराबर सर 0 जस्ट ए पर। सेकेंड प्लीज। हाँ हाँ, आप रुके रहो। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टी बराबर 0 एन नॉट है। अब एन ऑफ यूरेनियम प्लस एन ऑफ पीवी, क्या वो भी एन नॉट ही रहेंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियस थोड़ी चेंज हो जाएंगे। बस यूरेनियम जो है लेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होंगे वो तो एन नॉट ही होंगे। बस ये एन नॉट टोटल होगा टी बराबर 0 पर पूरा का पूरा यूरेनियम के फॉर्म में। अब वो ये कह रहा है एन यूरेनियम अपॉन एन पीवी बराबर 3:1, यानी 3/1 है। आ रहा है समझ में? तो एन ऑफ यूरेनियम प्लस एन पीवी को लिख सकते हैं एन ऑफ यूरेनियम अपॉन 3 बराबर एन नॉट, यानी एन ऑफ यूरेनियम है सर एन 3n0/4। नहीं है भाई? सर आंसर आ रहा है ln 4/3 इंटू टी हाफ। क्या? ln 4/3 इंटू टी हाफ। तो ये देख लेते, ये समझ में आया? ये आया कि नहीं आया? फिर सुन लो अच्छी तरह। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस ओर में टी बराबर 0 पर सारे सारे उसके होंगे यूरेनियम के, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जितने भी लेड के न्यूक्लियस हैं और जितने भी बचे हुए यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो एन नॉट ही रहेंगे ना। तो जिस इंस्टेंट पे उसने देखा उस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन यूरेनियम एनयू है, और नंबर ऑफ लेड के जो न्यूक्लियस होंगे वो क्या NU/3 होंगे। तो उस समय प्रेजेंट न्यूक्लियाई NU बराबर 3n0/4 होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? शिवानी समझ में आ रहा तुम लोग को? हेलो, यस आ रहा है कि नहीं? सर। शिवानी समझ में आ रहा है? यस सर। रिप्लाई करो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। स्मृति समझ में आया ये? यस सर। हाँ तो अब, हाँ अब आई तुम्हारी आवाज। स्मृति समझ में आया? अब हमें क्या निकालना है कि कितने समय बाद ऐसा हुआ, यानी एज निकालनी है। तो आप जानते हो कि n बराबर n0, n बराबर n0, n0 is the present, n0 is the present number of nuclei of radioactive element at t बराबर 0। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है आपका यूरेनियम है, इंटू ई की पावर -t अपॉन -0.693 इंटू स्मॉल टी अपॉन टी हाफ। और टी हाफ दिया है इसने, देखो आप टी हाफ दिया हुआ है, यानी टी की वैल्यू दी है। अब एन यू जो है वो 3n0/4 है, तो n0 से n0 कैंसिल हो गया, यानी इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप माइनस को हटाना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा ln3 माइनस ln4, डॉग ले लिया तो इसको पहले लिखते हैं ln4 माइनस ln3 माइनस ln3 इज इक्वल टू 0.693 टी अपॉन टी हाफ। और टी हाफ की वैल्यू दी है उसने, टी हाफ की वैल्यू दी है, टी हाफ की वैल्यू कितने ईयर्स दी है उसने? 4.5 इंटू 10 की पावर 9। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? अरे भाई ठीक है। यस सर, सर मैंने इस फॉर्म में लिख दिया था बस ln 4/3 इंटू टी हाफ। हाँ, ठीक है वो एक ही बात। एक और क्वेश्चन करना है इसका। देखिए क्वेश्चन और, a radioactive sample contains equal mass of each substance A and B। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसमें ए और बी दो सब्सटेंस हैं और दोनों के इक्वल मास हैं, और दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं, और एक ही हाफ लाइफ है। ए की हाफ लाइफ है 4 और बी की हाफ लाइफ है 8 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। ठीक है? और उनके एटॉमिक वेट हैं
जिनका रेशियो 1:2 है, सर ए और बी का इक्वल मास है, सर ए और बी का इक्वल मास है, देन और उनकी हाफ लाइफ ए की है 4 सेकंड और बी की है 8 सेकंड, और उनके एटॉमिक वेट है 1:2। हमें ये पता करना है कि 16 सेकंड्स के बाद उनके नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए और बी में जो होंगे उनका रेशियो क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। करिए जल्दी। हो गया अभी? अरे हुआ कि नहीं हुआ? सर एक सेकंड जस्ट। अरे तुम लोगों से हुआ, बाकी लोगों से कर रहे हैं ना? अरे बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं? रिप्लाई करो। बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी? हाँ सर। क्या आ रहा है बताओ। अब इतना बताओ कि जो रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये रेडियो एक्टिव सैंपल है, इसमें ए और बी दो एलिमेंट हैं, और जितना ए का मास है उतना ही बी का मास है, गिवन है ये। सर तो ए मास टू बी का रेशियो 1/e²। देखते हैं भैया। मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी। मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। समझ में आया? ये टोटल मास है। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियली ए में होंगे और नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो बी में होंगे इनिशियली, क्योंकि दोनों के मास बराबर हैं